हाय गाइस, हम लोग आते हैं यूरोपीय महाद्वीप के जर्मनी देश के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा ये यूरोपीय महाद्वीप है, इस यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर की तरफ जर्मनी स्थित है। जैसा कि हमको इसको दिखाई दे रहा है जर्मनी, और जो इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी है बर्लिन। और अगर हम इसके पॉलिटिकल मैप में देखें तो इसकी जो सीमा है, लैंड बाउंड्री है, वो पूर्व में पोलैंड से और चेक गणराज्य से, और दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड से टच करती हैं, और पश्चिम में फ्रांस से, बेल्जियम से और नीदरलैंड से टच होती हैं, और उत्तर में डेनमार्क से इसकी लैंड बाउंड्री टच होती है। इसकी जो सीमा है तो नॉर्थ सी से भी मिलती है और बाल्टिक सी से भी मिलती है। इसका मतलब ये है कि जर्मनी हमारा लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अब जर्मनी में अगर हम देखें तो इसकी राजधानी जो हमारी बर्लिन हो गई, ये हमारी बर्लिन है, और जो इसमें प्रमुख शहर हैं वो इसमें हैं। और हम यहाँ की अगर भाषा देखें तो भाषा जो है यहाँ की जर्मन है, जर्मन बोली जाती है। जो साक्षरता है यहाँ की वो लगभग 99% तक है। और जो यहाँ का धर्म है वो ईसाई धर्म है, और मुद्रा यहाँ की यूरो है। जैसे हमको पता है कि जो यहाँ का यूरोपियन यूनियन है वो सभी देश यूरो का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यूरोपीय यूनियन इस समय चर्चा में है, क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके, वो इससे हट गया है, तो इसमें लगभग 27 कंट्री बचे हुए हैं, इसी चर्चा में है। और जो यहाँ की जीवन प्रत्याशा है वो भी अच्छी है। और यहाँ का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 3 अक्टूबर 1990 को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी जो है पहले पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में डिवाइड हो गया था। तो जब दोनों मिले तो वो मिले थे 3 अक्टूबर 1990 को। तो इस मिलने के बाद यहाँ का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसकी बहुत हिस्ट्री में इसकी बहुत सारी बातें हैं। अगर द्वितीय विश्व युद्ध हम और प्रथम विश्व युद्ध खोल के बैठ जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ इसके सामने आएंगी। आपने सुना होगा जो रूडोल्फ हिटलर था वो यहीं का था, जर्मनी का ही, जिसने जर्मनी को विश्व पर एक नाम दिया। अगर हम इसके कुछ हिस्ट्री में कुछ पॉइंट, 2-4 पॉइंट की बातें करें तो जो हिटलर था वो 1933 में यहाँ का चांसलर बना था जर्मनी का। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भी हार गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में जर्मनी 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, एक पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी में यूएसए का प्रभुत्व था और पूर्वी जर्मनी में रूस का प्रभुत्व। तो यहाँ पर शीत युद्ध की घटनाएं चलती रहीं, और यहाँ पर 1961 में बना दी गई बर्लिन की दीवार। ये जो बर्लिन दिखाई दे रहा है यहाँ पर दीवार बना दी गई, तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी अलग अलग डिवाइड ही हो गया था। अब 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया। जब तोड़ दिया गया तो जर्मनी को एक करने का मौका मिल गया, तो जर्मनी एक होने लगा, मतलब दोनों रिश्ते जो टूट गए थे, अलग अलग हो गए थे, वो फिर एक मिलने लगे। फिर 1990 में पश्चिम और पूर्वी जर्मनी को एक तरीके से फिर कर ही दिया गया, और तभी से इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था। इसी प्रकार जर्मनी का एकीकरण भी हो गया था। और जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो लगभग 45% तक कृषि पर डिपेंड है। और यहाँ पर जो चुकंदर है वो सब हमारे यहाँ चीनी से बनाते हैं, तो वहाँ पर चुकंदर से चीनी का निर्माण करते हैं। ठीक, और जर्मनी में अगर हम पॉलिटिकल हो गया, अगर हम इसके फिजिकली में जाते हैं तो जर्मनी जो है यहाँ पर की नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ के फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, जैसा कि हमको ये दिखाई दे रहा है राइन नदी। जर्मनी की राइन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के जो ब्लैक फॉरेस्ट हैं, ये ब्लैक फॉरेस्ट काले जंगल होते हैं, वॉस्जेस, सियरा निवादा, जूरा माउंटेन, ये सब इम्पोर्टेंट है यहाँ के। एल्ब नदी है यहाँ पे जर्मनी की है। जैसे हम देखें जो राइन नदी है, ये जो राइन नदी फ्रांस के यहाँ पर लास्ट में फ्रांस के समांतर बहती है। मतलब अगर राइन नदी पूछे इसकी बाउंड्री बनाती है तो फ्रांस और जर्मनी की लैंड बाउंड्री बनाती है। ये देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं जो ये राइन नदी है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच बाउंड्री बना रही है। ठीक है, डेन्यूब नदी यहाँ से भी गुजर रही है। हमें पता है डेन्यूब नदी यूरोप की 5 राजधानियों से गुजरती है, तो डेन्यूब नदी भी यहाँ से गुजरती है, लेकिन इसकी राजधानी से नहीं गुजरती है।
और जो ओडर नदी है, ये ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाती है, ये यहाँ से निकलती है। और अगर हम जर्मनी के उसमें बात करें कि जो यहाँ के औद्योगिक प्रदेश हैं, तो यहाँ पर जर्मनी का रूर बेसिन है, सार बेसिन है। इसी को जर्मनी का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यही जर्मनी को बूस्ट करते हैं, ये इकोनॉमिक्स भी बूस्ट करते हैं। और जर्मनी को यूरोप की इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी के कारण ही पूरी यूरोप की इंडस्ट्री चलती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और जर्मनी में लोहा उत्पादन अधिक होता है और इंडस्ट्री भी अधिकतर है। तो ये सब जर्मनी की चीज़ें थी। जर्मनी की पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में इतना ही इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर करना है तो होमवर्क में यहाँ के जो करंट के प्रेसिडेंट हैं या किंग है जो होते हैं वहाँ पर, वो आपको देख लेना। जैसे जर्मनी की चांसलर होती हैं, वो आपको देखना है। करंट के पीएम वहाँ कौन है, वहाँ करेंसी कौन चलती है, कैपिटल वहाँ की क्या है, और लैंड बाउंड्री किस किस कंट्री से टच होती है, ये आपको होमवर्क में कर लेना है। ओके, थैंक यू।